नमस्कार साथी। हम यहाँ आए थे बेंगलोर अजीम जी प्रेम जी विश्वविद्यालय में एक समारोह में भाग लेने के लिए। वो समारोह इंडिजिनस स्टूडेंट फोरम के द्वारा आयोजित हुआ था। आदिवासी विश्व दिवस के अवसर पर इसकी पूर्व संध्या में तो वहाँ एक कार्यक्रम में ऐसे ही शिबू सोरेन को जो श्रद्धांजलि दे रहे थे, वो उसमें औपचारिक रूप से हमको बोलना भी नहीं था, लेकिन तो भी उसमें हम शिरकत किया, देखे। तो वहाँ बातचीत तो जो चली सो चली। बाद में ये हुआ कि एक प्रोफेसर ने लड़कों से पूछा, छात्रों से पूछा कि आप लोग कितना शिबू सोरेन के बारे में क्या जानते हैं, दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बारे में। आश्चर्य की बात है कि उसमें मान लीजिए उस सभा कक्ष में 100-125 लोग होंगे, तो मुट्ठी भर लोग ही, छात्र ही उसमें हाथ उठाए। ज़्यादातर लोग उनके बारे में नहीं जानते थे, अनभिज्ञ थे। और वहाँ ऐसे झारखंड के लड़के कम थे, ज़्यादातर महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल और अन्य राज्यों से आए हुए, तमिलनाडु, कुछ केरल के भी थे। तो इसलिए लेकिन तो भी थोड़ा सा शॉक्ड हुए हम। और फिर हम उन लोगों से अनुमति लेकर उन लोगों को शिबू सोरेन के बारे में और उनके आंदोलन के बारे में थोड़ी देर समझाए, बताए लोगों को। अच्छा लगा, हमको भी संतोष हुआ कि चलो आए हैं यहाँ तो कुछ काम हुआ सार्थक इस तरह का। लेकिन एक चीज़ है, उसको लेकर जब फेसबुक पर पोस्ट किए तो कई लोग उसमें बोलने वाले, टिप्पणी करने वाले ऐसे आए जिन्होंने घोर आश्चर्य व्यक्त किया कि गुरुजी को लोग नहीं जानते हैं, अन्य राज्यों के, ये तो अजीब है। उनको लगा होगा, शॉक्ड हुए वो लोग। तो हम भी इस पर सोचे और विचारे और इसको महसूस किए, इस बात को ज़्यादातर कि हम लोग झारखंड में रहते हैं, जानते हैं, लेकिन झारखंड के लोग भी जो आदिवासी समाज के लोग हैं, वो अन्य राज्यों में जो ट्राइबल आंदोलन है, आदिवासी आंदोलन है, उसके जननायक हैं, उसको कितना जानते हैं। चाहे लद्दाख में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, गौंड क्षेत्र जो है बहुत बड़ा, भील लोगों के आंदोलन के बारे में, भील आदिवासियों के आंदोलन में, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के आंदोलन में, असम में, मिजोरम में, यानी सर्वत्र तो आदिवासी समुदाय के लोग हैं। आपको बताएं कि एक ज़माने में, यानी ये एक किताब है, एनल्स ऑफ रूरल बंगाल, जिसको हंटर लिखे हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में वो एक क्लर्क थे किसी ऑफिस में, लेकिन बुद्धिजीवी थे और जानना चाहते थे इस देश के बारे में, भारत के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में। तो उन्होंने बहुत रोचक बात कही थी कि अंग्रेज जब भारत आए थे तो उनको लगता था कि भारत में दो ही समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं और मुसलमान रहते हैं। धीरे धीरे उनको पता चला कि नहीं, असंख्य जातियाँ अलग रहती हैं और हैं। जैसे उन्होंने बाद में अपने शोध से या जानकारी से ये इकट्ठा किया कि हिंदू हार्टलैंड तो ले देकर हिमालय के नीचे बाएं पंजाब को छूता हुआ दाहिने बनारस और नीचे विंध्याचल पर्वत के ऊपर, यही था। और पुराने ज़माने में जो मनुवाद का क्षेत्र था, कट्टर हिंदूवाद का क्षेत्र था,
जिसमें आजकल आप मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये सब इलाके हैं। और इसके बाहर तो चारों तरफ असंख्य ट्राइब, अनार्य जातियाँ, आदिवासी जातियाँ, आदिवासी मूल के लोग रहते हैं दूर दराज के इलाकों में, पठारी इलाकों में, जंगल में, पहाड़ में, यहाँ तहाँ सर्वत्र। तो ठीक है, अब तो उतना विस्तार से और वो नहीं तो भी हम लोग देख रहे हैं कि ट्राइबल आबादी कितना विस्तृत क्षेत्र में है। और लेकिन उन सभी क्षेत्रों से क्या झारखंड के आदिवासी रागात्मक संबंध अनुभव करते हैं? क्या लद्दाख में जो आंदोलन चल रहा है उसको जानते हैं? या फिर सुदूर अन्य इलाकों में जो चल रहा है, मणिपुर में चल रहा है, मिजोरम में चल रहा है, असम में चलता रहा है, दक्षिण भारत के राज्यों में चलता रहा है जो आंदोलन, या उस क्षेत्र के जो अपने जननायक हुए हैं आदिवासी समुदाय में, उस सब के बारे में हम कहाँ जानते हैं? कुछ लोगों के बारे में जानते हैं। इंटरेक्शन की कमी है आदिवासी समाज में, तो ऐसे भी तो चलिए, इसलिए कोई बहुत आपको आज तो हम ये बताने आए हैं या कहने आए हैं कि अभी गुरुजी का देहांत हुआ है और अंतिम संस्कार नेमरा में चल रहा है। झुंड के झुंड लोग वहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि और हेमंत सोरेन को सांत्वना दे रहे हैं, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। तो ये सब ठीक है, लेकिन ईमानदारी से बताइए तो कि शिबू सोरेन के बारे में, वो दिसम गुरु शिबू सोरेन है, झारखंड आंदोलन के झारखंड क्षेत्र के बड़े नेता हैं, ये तो सब जानते हैं, इतना जानने लगे हैं लोग। लेकिन क्या वो जानते हैं कि शिबू सोरेन किस आंदोलन की उपज हैं और किस आंदोलन की बदौलत वो शिबू सोरेन से दिसोम गुरु बने? मेरा आशय साफ है कि क्या ज़्यादातर लोगों ने धनकटनी आंदोलन के बारे में सुना है, जिस आंदोलन से जुड़कर और जिस आंदोलन का नेतृत्व कर ही शिबू सोरेन दिसोम गुरु बने हैं? तो वो धनकटनी आंदोलन, हो सकता है धनकटनी आंदोलन के बारे में ही सुना होगा नाम कि किस तरह का आंदोलन हुआ था, लेकिन धनकटनी आंदोलन क्या था, उसके मूल में क्या था संघर्ष के, ये क्या सभी जानते हैं? खास करके आज की युवा पीढ़ी, हम जो लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे इस तरह के की जानकारी रखते हैं इस तरह की बातों का, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन आम जो युवा है आदिवासी समुदाय का या गैर आदिवासी समुदाय का, जो झारखंड में रहता है, वो जानता है कि धनकटनी आंदोलन क्या था, जिसका नेतृत्व कर शिबू सोरेन इस ऊंचाई तक पहुंचे और दिसोम गुरु के रूप में जाने जाते हैं। तो आज साथी यही सोच कर आपके पास आए कि हम आपको धनकटनी आंदोलन के बारे में बताएंगे। ऐसे आप सब जानते हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं इस बात को, इस शिबू सोरेन के जीवन पर केंद्रित, उनके संघर्ष आंदोलन पर केंद्रित शिबू सोरेन, A.K. राय और विनोद बिहारी महतो के संयुक्त प्रयास से जो आंदोलन का नेतृत्व, एक आंदोलन हुआ था 70 के दशक में, जो 80 के दशक तक चला था, वो जो आंदोलन था उस पर केंद्रित एक बड़ा उपन्यास समरशेष है, हम लिखे हैं, और वो है 20 बरस से, पिछले 2 दशकों से चर्चा विमर्श में है उसको। तो लेकिन है तो भी उपन्यास की सीमा है, कितने लोगों के हाथ में गया होगा, कितने लोगों ने पढ़ा होगा, चर्चा की होगी। तो धनकटनी आंदोलन क्या है, इसके बारे में आज संक्षेप में आपको बताएंगे, और फिर कल आपको बताएंगे कि इस आंदोलन की तरफ कैसे गुरुजी प्रेरित हुए, वो क्या था।
लेकिन आज धनकटनी आंदोलन को समझने का बहुत सीधा साधा शब्द है। धान की खड़ी फसल जब पक जाती है उसको काटा जाता है, वो धनकटनी हुआ। लेकिन वो एक आंदोलन में कैसे बदल गया, और वो आंदोलन ये आप कहिए तो 1968 यानी 70 के दशक के आखिरी वर्षों में और 80 के दशक के अंत तक बहुत जोर शोर से चला था पूरे का। और उसका क्षेत्र था उत्तरी छोटा नागपुर, उस इलाका में गोला, जो गोला प्रखंड को सब लोग जानते हैं। गोला प्रखंड में ही नेमड़ा गांव है। अब गुरु जी का जन्म वहीं हुआ था, जहाँ अब तो सब लोग जान रहे हैं। वहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं। लेकिन उसी नेमरा में गुरु जी का जन्म हुआ था। और उन्होंने किशोरावस्था में, यानी पूरी तरह युवा भी नहीं हुए थे, तब से उन्होंने धनकटनी आंदोलन के रूप में एक ऐसे आंदोलन का नेतृत्व किया जिसके कारण वो शिबू शरण से दिसोम गुरु हो गया। शिबू से दिसोम गुरु हो गया झारखंडी जनता के लिए और देश दुनिया के लिए भी कहिए तो। अब तो धनकटनी आंदोलन है क्या? दरअसल अंग्रेजों ने कई कानून बनाए थे अपने ज़माने में। भूमि कानून, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, आज़ाद भारत में भी कानूनों को समाहित कर लिया गया है संविधान में। इसके अलावा 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, सब कुछ है। यानी जिसका सीधा साधा अर्थ ये है कि ट्राइबल लैंड का ट्रांसफ़र गैर आदिवासी को नहीं हो सकता है। लेकिन तरह तरह के तरीके से ट्राइबल लैंड का ट्रांसफ़र होता रहा, आज भी हो रहा है। और उसमें ग्रामीण इलाकों में महाजनों ने, महाजन किसको कहते हैं, कोई बड़ा, जिसको अब तो वो महाजन बड़ा कारपोरेट में बदल चुका है। और वो, लेकिन जो पहले गांव गांव में फैला हुआ महाजन, छोटा छोटा साहूकार, दुकानदार, वो लोग आदिवासी लैंड का, आदिवासी ज़मीन का को हड़प रहे थे। और बहुत सीधा साधा तरीका था ये कि धान की रोपनी के पहले जब ज़रूरत होती थी आदिवासी किसानों को, आदिवासियों को, तो वो उससे उधार लेते थे धान, और डेवरा ब्याज पर वो उसकी वसूली करते थे। डेवरा वो साल भर का नहीं, आप जैसे मान लीजिए रोपनी का समय, उसके पहले धान उधार लिए और उसके बाद जब 3-4 महीने बाद या 5-6 महीने अधिकतम बाद धान जब फसल कटा और खलिहान में पहुंचा, उसी समय वो पहुंच जाते थे और अपना उसका सूद वो धान उसको उठा लेते थे वहाँ से। तो होता ये भी था कि जैसे एक बार आप इस साल लिए धान और किसी कारणवश फसल कम हुआ या जिस कारण से हो, या भूल ही गए या जानबूझ के भी छोड़ देता था कि चलो इस साल नहीं ले जाएंगे, नहीं वसूलेंगे। और दूसरे साल 1-2 साल ऐसा बीत गया तो वो कर्ज, वो मूल और कर्ज मिल के इतना भारी भरकम रकम हो जाता था, या हो जाता था कि किसान का, आदिवासी जो खेती करने वाले आदिवासी थे, उनका पूरा का पूरा धान उठा के वो ले जाने लगे। ये नौबत आ गया था। तो इसी के खिलाफ इस बात को अपने किशोरावस्था में ही ये शिबू सोरेन इसको समझे और देखे। पता नहीं उन्होंने वो इस चीज़ को इतना डिटेल्स जानते थे कि नहीं कि कानून क्या है वर्तमान ये वो, लेकिन उनको लगा कि ये अन्यायपूर्ण है। और पहले तो गोला और उसके आसपास के इलाके में उन्होंने धनकटनी आंदोलन की शुरुआत की। करना क्या था उसमें कि अपने साथी संगी
जितने भी लोग थे युवा जो उनके संपर्क में उनके साथ रहने वाले जो शामिल होते थे वो बजाबते आह्वान करते थे जब कटनी के समय और इकट्ठा होते थे एक साथ औरत मर्द जितने भी और जिस खेत को वो टारगेट करते थे कि ये खेत जो है ये छल प्रपंच से महाजन ने अपने कब्जे में कर रखा है और बस उस पर एक साथ सैकड़ों की संख्या में औरत मर्द और वो खेत में उतरते थे और धान काट के कुछ घंटों में ही खेत सफा चट करके ले जाते थे धान को। उसके बाद पुलिस केस ये वो होता था, महाजन आता था। हालांकि महाजन ये तो समझता ही था कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो कानूनन ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन आदिवासी समाज को भी ये बात धीरे धीरे समझ में आया। शुरू में यही लगता था, एक होता है ना भाई ईमानदारी अपनी कि हम भाई कर्ज लिए तो उसको चुकाना है, ये नैतिक दबाव जो महसूस करता है। गरीब आदमी ज़्यादा महसूस करता है इस तरह का दबाव, यदि कर्ज लिया है तो उसको चुकाना है। तो वही होता था आदिवासी समाज के लोग जो महाजन के यहाँ जाके कर्ज लाते थे और लेके खेती करते थे, उन नैतिक दायित्व भी समझते थे कि अपना चुका दें। मजबूरी के कारण नहीं चुका पाए और कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि फसल का बड़ा हिस्सा लोग ले जाते थे उठाकर। और अंत में यही होता था कि खेत अंत में वो उसके यहाँ बंधक रख देता था कि ठीक है खेत, अब जब तक हम अपना कर्ज नहीं चुकाएंगे तब तक वो खेत अब वो महाजन के कब्जे में रहेगा। और महाजन भी क्या करता था, कब्जा करके क्या करना है उसको, कहता था उसी आदमी को, उसी किसान को कि चलो तुम मेरे यहाँ रहो, काम करो, तुमको खाने का भर देंगे और ये तुम ही जोतो बो सब कुछ करो, जो भी खर्चा होगा शायद देता होगा, लेकिन जब फसल कटेगा तो उसका पहले हम अपना कर्ज वसूलेंगे तभी तुम। और एक तरह से वो बेगार करने के लिए मजबूर हो जाता था। तो वो शिबू सेन इस तथ्य को समझ गए और नहीं भी समझे तो उनको लगा होगा अन्यायपूर्ण। बाद में तो वो विनोद बिहारी महतो जो एक अधिवक्ता थे, वकील थे, अविस्थापितों का एक केस लड़ा करते थे, उनके संपर्क में आए और जाने होंगे और डिटेल्स। तो जो छिटपुट रूप से तो ये निमड़ा उसके आसपास, गोला और उसके आसपास हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में ये शुरुआत हुई थी। उसके बाद छिटपुट रूप से बगल के बोकारो के आसपास तक ये सब चलता रहा। और इतना ही कुछ ही दिनों में इतना केस इन लोगों पर लाद दिया गया, खासकर शिबू सेन पर केस होता ही था, अगजनी का, लूट का और ये इस तरह का। तो इसलिए वो अंत में जब विनोद बाबू के संपर्क में ये लोग आए हैं, कभी बहुत दिन बाद, वहाँ बोकारो में आंदोलन चल रहा था, उसी क्रम में ही लोग बोकारो गए, वहाँ कुछ दिन रहे। वहीं चास कोर्ट में उनकी मुलाकात विनोद बाबू से हुई थी और विनोद बाबू ने उनको कहा था कि चलिए हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। जैसे संतालों आदिवासियों के नाम पर एक संगठन शिबू सेन बना लिए थे, विनोद बाबू का अपना एक संगठन था शिवाजी समाज के नाम से। तो विनोद बाबू ने प्रस्ताव रखा कि चलिए हम लोग मिलके दोनों सामाजिक संगठनों का विलय कर देते हैं और मिलके काम करेंगे। और फिर विनोद बाबू के ही प्रेरणा से और कहने से शिबू सेन ये भी दबाव रहा होगा कि इतना केस हो गया है तो अब इस क्षेत्र में कुछ दिन के लिए नहीं रहो, तो वो वहाँ से कोयलांचल धनबाद से टुंडी चले गए और टुंडी में एक आश्रम बना है, पोखरिया आश्रम उसका नाम है, बहुत विख्यात है, लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अभी भी जाइएगा तो वहाँ उसका वो सब मिलेगा। पुराना शायद रूप बदल गया होगा, हम तो कई बार गए हैं, जब गुरु जी के साथ भी 1-2 बार गए थे और ऐसे भी गए हैं उपन्यास लिखने के क्रम में। तो पोखरिया आश्रम एक बना और वहाँ रहकर
शिबू सोरेन ने इस आंदोलन को और विधिवत रूप दिया, विस्तार दिया, और वो जानबूझ के उस इलाके को एकदम सुदूर माने शहर से दूर ग्रामीण इलाका था, खौफनाक इलाका था, वो अपने ज़माने में रहा होगा। वहाँ तक पहुँच लोगों की आसानी से नहीं थी, और टारगेट यही रहता था कि हम लोग वहाँ पर रह के एक्शन करेंगे, यानी धान जब भी आसपास जिस धनकटनी करेंगे, और यदि पुलिस आ भी गई, यदि ज़बरदस्ती किसी तरह, तो वहाँ से या तो उसको खदेड़ दिया जाएगा, नहीं तो पीछे और ऊंचाई में और कहीं चले जाना है, सरेंडर नहीं करना है। तो इस आंदोलन का, और इस आंदोलन की खासियत यही रही कि उस समय शिबू सोरेन के साथ केवल उसमें इस आंदोलन में चाहे इसमें लड़ने वाले केवल आदिवासी समुदाय के नहीं थे, उतनी ही बड़ी संख्या में उनके साथ कुर्मी समुदाय के भी लोग थे, अन्य समुदाय के भी थे, गैर आदिवासी जो समुदाय के भी लोग थे, जैसे वसंत पाठक एक एकदम चर्चित नाम है, जो गुरुजी के इस आंदोलन में शामिल हुए थे। झगड़ू पंडित करके एक नाम अभी मेरे सामने नहीं है, उपन्यास में या मेरी जानकारी में है, लेकिन हम तो अभी लेके नहीं बैठे हैं। तेरी घाट के इलाके में एक बड़ा आंदोलन हुआ, तो वहाँ पर जो दूसरे तरह का आंदोलन हुआ, कुछ धनकटनी आंदोलन सीधा सीधी नहीं था, क्योंकि ये लोग तो महाजनी शोषण के खिलाफ ही बाद में वो लड़ाई चली। तो कुल मिला के ये धनकटनी आंदोलन अपने पीक पर चलता गया, और उसी क्रम में, उसी आंदोलन के क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म हुआ, उसका गठन हुआ 1973 में, शायद फरवरी मार्च का महीना था, धनबाद में हुआ। उसमें सारे लोगों ने शिरकत किया था, ए.के. राय, विनोद बाबू, शिबू सोरेन और सारे लोग, शक्तिनाथ महतो से लेकर बहुत बड़ा गोल्फ मैदान में वहाँ हुआ था वो वहाँ। तो चलिए साथी, यही मोटा मोटी धनकटनी आंदोलन यही था। बाद में जब सबों के कहने पर या समझाने बुझाने पर, या इंदिरा गांधी कहा जाता है, इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप से, जगन्नाथ मिश्रा और कांग्रेस नेताओं के हस्तक्षेप से ये आंदोलन को के.वी. सक्सेना एक IAS अफसर थे, वो गए पोखरिया आश्रम में मिलने, और गुरुजी का वो देख के वहाँ कई तरह का और प्रयोग हो रहा था। धनकटनी आंदोलन तो था ही, इसके अलावा अनाज का गोला संकट के समय के दिनों के लिए बनाया जाता था, छोटे छोटे बांध बनाए गए थे, रात्रि पाठशाला चलती थी, इस तरह का बहुत सा चीज़ था। और शिबू सोरेन ने उनके कहने पर के.वी. सक्सेना ने रखा कि भाई आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, आत्मसमर्पण कर दीजिए, तमाम केस, तमाम मुकदमा आपका वापस ले लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। और तो गुरुजी बोले कि तो और मेरे आंदोलन का क्या होगा, ये जो महाजनी शोषण का जो है चल रहा है दौर, इसका क्या होगा। तो उन्होंने इसका भी आश्वासन दिया कि नहीं, ये भी, इसका भी हल निकाला जाएगा। बाद में एक समझौता, ये गुरुजी आत्मसमर्पण किए, जेल में रहे कुछ दिन, उसके बाद उनको जेल से निकाल के ले जाया गया, और एक सर्किट हाउस में वहाँ अफसरों से और कांग्रेस के वही शीर्ष नेता से वहाँ पर बातचीत हुई, और उन्होंने आश्वासन दिया कि कैंप लगाया जाएगा गांव-गांव में, और महाजनों के कब्जे की ज़मीन आदिवासियों को वापस करवाई जाएगी।
लेकिन आप बाकी जीवन अपना छोड़िए अब, क्योंकि बहुत आप पर तरह तरह का मुकदमा है, केस है, इमरजेंसी का समय है। 74 में इमरजेंसी इंदिरा गांधी लगाई थी, 75 में, याद है ना आपको? तो वो दौर है, इस दौर में हो सकता है आपको मार दिया जाए या जेल पकड़ के जेल में सड़ा दिया जाएगा। इससे अच्छा है सुलह सफाई कीजिए। और आपका जो आंदोलन है, जिस मुद्दों को लेकर है, वो तो एकदम सही है। और हम लोग वचन देते हैं कि गांव-गांव में कैंप लगाकर आपको ज़मीन वापस करवाएंगे। इस आश्वासन पर गुरुजी अंत में माने और लौट गए आंदोलन से। वो आंदोलन से को छोड़ दिए, मैंने महाजनी शोषण के खिलाफ जो वो आंदोलन था, और धीरे धीरे संसदीय राजनीति की तरफ चले आए। उसके पहले तक तो दो तीन चीज़ ध्यान देने की बात है कि झारखंड में आंदोलन उस समय, गुरुजी के समय भी, उसके पहले जयपाल सिंह थे, बाबू सुंदर थे, कार्तिक उरांव थे, एनी होड़ो थे, माने सारे नेता थे। और अलग राज्य का आंदोलन और चुनाव झारखंड पार्टी चुनाव मजबूती से लड़ रही थी, जीत रही थी, ये सब चल रहा था। गुरुजी उन सब चीज़ों में नहीं पड़े, वो सीधे संघर्ष के मैदान में उतर गए और जनता को, आदिवासी जनता को वो उस मैदान में उतार कर ले गए। ये था अन्य नेताओं से और इनमें जो फ़र्क। तो अब है कि धनकटनी आंदोलन जो को तो संक्षेप में आपको बताया है। धनकटनी आंदोलन की तरफ गुरुजी प्रेरित कैसे हुए, इसकी कथा हम आपको कल सुनाएंगे। हो सकता है आप जानते भी होंगे थोड़ा नेमरा में, क्योंकि उनकी कथा उनके पिता सोबरन मांझी से शुरू होती है। लेकिन वो कथा आज नहीं, वो कल बताएंगे कि कैसे गुरुजी इस आंदोलन की तरफ प्रेरित हुए। उम्मीद है कि आप धनकटनी आंदोलन को समझे होंगे, और यदि आपने अभी तक नहीं सुना होगा तो अब समझे होंगे, क्योंकि धनकटनी आंदोलन अपने दौर का एक बहुत सफल आंदोलन था और बहुत चर्चित आंदोलन था, आदिवासी आंदोलन। वो उस समय, उस दौर में उस समय का जो प्रमुख अखबार मैगजीन निकलता था, धर्मयुग और दिनमान, उसमें इस और शिबू सोरेन के अन्य प्रयोगों को लेकर बहुत विस्तार से चीज़ें छपा करती थी, छपती थी। तो इसलिए और इस आंदोलन को आप जोड़ सकते हैं कि आदिवासी जो अपने खुददारी के लिए, जल जंगल ज़मीन के लिए जो लड़ाई लड़ता रहा है सदियों से, जिसको हम लोग सिद्धू कान्हू पहाड़िया विद्रोह के रूप में देखते हैं, सिद्धू कान्हू के हूल के रूप में देखते हैं, जानते हैं, और भी बीच के कई आंदोलनों के बाद बिरसा मुंडा के उलगुलान के रूप में देखते हैं, जानते हैं। तो ये आंदोलन, उस आंदोलन की परंपरा से गुरुजी का ये धनकटनी आंदोलन जुड़ता है। तो धन्यवाद साथी, आज इतना ही रहने दीजिए। कल आपको फिर बताएंगे कि गुरुजी इस आंदोलन के दिशा में कैसे प्रेरित हुए और महाजनी शोषण से किस तरह से मुक्त किए झारखंड को। धन्यवाद। जोहार।